दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच चैनल में। आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें हमें देखने को मिल रही। शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार खबरों से हेडलाइन के साथ। पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र होने जा रहे हैं, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे फटाक से आपको बताएंगे। अगली खबर आ रही है, दूध और अंडे में जो विभाग अभी तक उलझा था उसको लेकर एक बड़ा निराकरण हुआ है, बड़ा फैसला हुआ है, हम बताएंगे आपको। अगली खबर बताएंगे, मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। और इसी के साथ ही राज्य मंत्री के आवास पर भी एक खबर आ रही है, धरना प्रदर्शन किया, फिर इसके बाद पुलिस ने आंगनबाड़ी कर्मियों को उठा लिया, यानी कार्रवाई हुई उनके ऊपर। अगली खबर आपको बता रहे हैं, पुस्तक से यूपी में होगी पढ़ाई, आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षाएं शुरू करने की तैयारी हो रही है यूपी में, ये भी खबर बताएंगे। अगली जो खबर है आपको बताएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिए गए पर बच्चे नहीं आ रहे हैं। पहले ही मैंने कहा था कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोले जाने चाहिए, फिर भी सरकार अपने नियम पर डटी हुई है। इसी के साथ ही आपको बताएंगे, पोषण आहार के नाम पर बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है और आज आपको इस घोटाले के बारे में जानना चाहिए। कहीं ना कहीं ये घोटाला बहुत ही व्यापक पैमाने पर हुआ है, किस जिले में किस राज्य में हुआ है बताएंगे। अगली खबर जो बड़ी निकल कर आ रही है, सेवा समाप्ति की कार्रवाई चल रही है, जिसके बाद आंगनबाड़ियों में आक्रोश है, क्या कहा है आंगनबाड़ियों ने। अगली खबर जो आ रही है, 17 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन की। इसी के साथ ही अगली खबर हमें देखने को मिल रही है, एक ही मार्कशीट पर दो बहनें यानी दो वर्कर काम कर रहे थे, बताएंगे किस राज्य का किस जिले का खबर है आपको। अगली खबर बताएंगे और लास्ट खबर बताएंगे, योगी की बड़ी और कड़ी चेतावनी है, क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुखिया ने, बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार खबरों से। पहली बड़ी खबर जो प्राप्त हो रही है, डिजिटल होने जा रहे हैं गोवा के आंगनबाड़ी केंद्र, ई लर्निंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अब क्या खबर है, पहले जब गोवा, हमने आपको स्टेट का नाम बता ही दिया है, तो बस स्टेट यही स्टेट है, यही से खबर है। और गोवा की आंगनबाड़ी कर्मी जान लें, गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत पी राणे ने जानकारी दी है कि गोवा में आंगनबाड़ी केंद्र सीमेंस और कॉन्वीनियस के साथ मिलकर ई लर्निंग के पहल के साथ डिजिटल बनाए जाएंगे। एक फेसबुक पोस्ट में राणे ने लिखा है कि सीमेंस और कॉन्वीनियंस के सहयोग से हमारी ई लर्निंग पहल के साथ गोवा में आंगनबाड़ी केंद्र डिजिटल हो सकेंगे। ई लर्निंग शुरू में सत्तरी और पोंडा तालुका में आंगनबाड़ी में पायलट आधार पर पेश किया जाएगा, जो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एक परियोजना है और पीएम नरेंद्र मोदी की एक दृष्टि है, जिसमें कहा गया है कि इस पायलट प्रोजेक्ट को पोस्ट करें। राज्य में सभी आंगनबाड़ियों के लिए एक समान विस्तार करने की योजना है। आपको बता दें, सिर्फ गोवा राज्य की खबर मैं बता रहा हूँ। इस डिजिटल सेट में प्री लोडेड शैक्षिक सॉफ्टवेयर के साथ एक स्मार्ट टीवी और टैबलेट भी सम्मिलित है। आपको बता दें, कोरोना वायरस का कहर चल रहा है और इसी को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र सभी जगह सभी राज्यों में बंद चल रहे हैं। खैर, और बता दें, कोनोजीनियस एक जो है संस्था, इसके द्वारा डिजाइन किए गए उपकरण छात्रों की नींव को मजबूत करेंगे और प्रेरणा प्रदान करेंगे और टैबलेट आधारित डिजिटल तरीकों के माध्यम से LSRW, अब LSRW क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ये 4 फॉर्मूले हैं, कौशल विकसित करने एवं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए काम करेंगे, जो डिजाइन किए गए संस्था द्वारा। गोवा हेल्थ केयर ने कहा है कि ये सीखने की प्रणाली बच्चों को स्पष्ट रूप से जानकारी याद रखने में मदद करेगी। तो ये खबर निकल कर आ रही है, आंगनबाड़ी बच्चों के लिए ई लर्निंग का परिचय देना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। ऑनलाइन शिक्षा हमारे बच्चों को उनकी शैक्षिक गतिविधियों को बेहतर बनाने और तकनीक से परिचित कराने में मदद होगी। तो प्रमुख तौर पर ये कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, इस समय आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं, तो कहीं ना कहीं जो राज्य के मंत्री हैं वो चाह रहे हैं कि आंगनबाड़ी कर्मी कहीं ना कहीं ऑनलाइन तरीके से भी उनको शिक्षा दें, डिजिटल तरीके से शिक्षा दें। खैर, ये तो बिहार की खबर है, मंत्री ही जाने किस तरीके से वो शिक्षा प्रदान करेंगे। हालात इतने अच्छे नहीं है, नेट की कनेक्टिविटी देश भर में देख रहे हैं, विभिन्न छोटे छोटे गाँव है, वहाँ पर नेट चलता ही नहीं है। 4G 5G की बात हो रही है, देश में 4G चल रहा है, 5G की बात हो रही है, रिलायंस कह रहा है 5G लाएंगे। 2G और 3G की स्पीड भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नहीं मिल रही है। खैर, इसको सुधारने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर जब ये सुधारे जाएंगे तभी पूर्णतः डिजिटल भारत बन पाएगा। अगली जो खबर निकल कर आ रही है, दूध और अंडे के विवाद को लेकर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में यह विवाद छिड़ा हुआ है, दूध और अंडे में राज्य उलझा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडे नहीं देने का सरकार ने फैसला कर लिया है। तो बताइएगा इस फैसले से आप खुश हैं या फिर नाखुश, कमेंट में बताइएगा। आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्य सरकार ने तय कर लिया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडे नहीं दिए जाएंगे। एक तरफ मंत्री अड़ी हुई थी, कह रही थी कि अंडे के बिना हम नीचे समझौता करने को तैयार नहीं है और पोषण में अंडे बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें, भाजपा पहले ही विरोध कर रही जब कांग्रेस सत्ता में थी। अब एक बड़ा फैसला हो गया है, प्रदेश में 1 से 4 साल की आयु वर्ग के 54% बच्चे खून की कमी से
और कम वजन से पीड़ित हैं, यानी उनका वजन कम है। आपको बता दें मध्य प्रदेश की बाल विकास मंत्री इमरती देवी हैं, जो इन्होंने कुपोषण को मिटाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे देने के लिए कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके पक्ष में नहीं रहे। और एक हफ्ते पहले इमरती देवी ने घोषणा भी की थी कि कुपोषण को मिटाने के लिए मिड डे मील में जो बच्चे अंडा खाते सिर्फ उन्हें ही दिया जाएगा। और ये बात उन्होंने ग्वालियर में भी दोहराई थी और उन्होंने कहा था हम किसी हटने वाले नहीं हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडे देकर ही रहेंगे। अब इस फैसले पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और राजनीतिक बहस को एक तरफ रखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील के दौरान आंगनबाड़ी में अंडे वितरित नहीं करेगी और इसके बजाय बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में दूध दिया जाएगा। आपको बता दें कांग्रेस की सरकार में जब बतौर मंत्री इमरती देवी थी तब भी उन्होंने यही बात कही थी। अब इस फैसले को भाजपा ने बदल दिया है और बैठक के बाद फैसला ले लिया गया है कि अंडे किसी भी हालत में मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं दिए जाएंगे। अगली खबर आपको बता रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया है और मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन है। आपको बता दें पंजाब के रोपड़ से खबर हमें प्राप्त हो रही है। लगातार धरना प्रदर्शन 2 ही राज्यों में चल रहा है, हम देख रहे हैं बिहार और पंजाब में। यहाँ पर आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन ने मांगों को लेकर महाराणा रंजीत सिंह बाग में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने एसडीएम गुरविंदर सिंह को मांग पत्र सौंपा। आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन की जो अध्यक्ष हैं रीमा रानी ने बताया कि अक्टूबर 2018 से वर्करों व हेल्परों के मान भत्ते से काटे गए पैसे एरियर समेत वापस किए जाएं, यानी कि जारी किए जाए। आपको बता दें वर्करों को हरियाणा की तर्ज पर भत्ता दिया जाए, हरियाणा की तर्ज भत्ता दिया जाने की मांग कर रही है पंजाब में आंगनबाड़ियाँ। साथ ही वर्करों व हेल्परों की जो खाली पड़ी असामियों को भी भरा जाए, ये मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन मुहैया कराए जाएँ और डाटा का जो पैसा होता है वो भी दिया जाए। ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन दे दिया डाटा का रिचार्ज नहीं दिया, तो इसकी भी मांग आंगनबाड़ियाँ कर रही हैं। हरियाणा चलते हरियाणा के कैथल से खबर निकल कर आ रही है, आंगनबाड़ी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, राज्य मंत्री के निवास पर धरना दे रही थी और अब पुलिस ने उनको उठा लिया है। दरअसल आपको बता दें अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन द्वारा बाल विकास से जो राज्य मंत्री हैं कमलेश ढाणा के निवास पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और धरने को पुलिस ने उठा दिया, यानी कि तितर बितर कर दिया, समाप्त करवा दिया। सभी आंगनबाड़ी वर्करों ने बैज लगाकर विरोध जताया है। वर्करों ने धरना शुरू किया ही था कि पुलिस बल आ गया और इस दौरान वर्करों को धरने से उठने के लिए कहा और यूनियन की जिला प्रधान कमला का कहना है कि आंगनबाड़ी वर्कर धरने से उठी नहीं तो पुलिस द्वारा उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में ले जाया गया और इसके बाद धरना दे रही आंगनबाड़ी वर्करों को लघु सचिवालय में छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी की मंत्री जो है इनके निवास स्थान पर आंगनबाड़ी में धरना दे रही थी, जिससे निश्चित तौर पर हरकत में ये आई और आंगनबाड़ियों के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करवा दी। एक गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई, निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए था और बाहर आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की और आंगनबाड़ियों को उल्टा कार्रवाई करवाते हुए पुलिस से एक स्थान से दूसरे स्थान पर छुड़वा दिया गया ताकि धरना प्रदर्शन किसी तरीके से समाप्त किया जा सके। बहुत ही दुखद बात है। क्या कहते हैं 2 शब्द लिखिए कमेंट में। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बनारस से खबर आ रही है। आपको बता दें हिंदी की पुस्तक से यूपी में पढ़ाई होगी और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षाएं शुरू करने की तैयारी हो रही है। अब क्या खबर है, पहले तो खबर बताते हैं आपको। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी कक्षाएं भी संचालित करने के लिए पहल तेज कर दी गई। पश्चिम के 3 मंडल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया, जैसा कि हमने जानकारी आपको पहले भी दे दी थी। वाराणसी मंडल में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए रूपरेखा बननी शुरू हो गई है। प्ले ग्रुप 3 से 5 वर्ष के बच्चों को दाखिला लिया जाएगा। खास बात यह है कि बनारस में बनी हिंदी की किताब सूबे के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। बनारस में जो किताब बनी है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में यह किताब पढ़ाई जाएगी बच्चों को और निजी विद्यालयों में 3 वर्ष के बच्चों का दाखिला प्ले ग्रुप से ही लिया जाएगा, जबकि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से पढ़ाई होती है। बेसिक शिक्षा विभाग से संचालित परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का दाखिला 6 वर्ष की उम्र में लिया जाता है। ऐसे में कक्षा 1 से बच्चों को क ख ग सीखना पड़ता है, जबकि प्री प्राइमरी पढ़कर कक्षा 1 में आने वाले बच्चे किताब पढ़ना भी सीख जाते हैं और इसी को देखते हुए प्री प्राइमरी की व्यवस्था आंगनबाड़ियों की जिम्मे सौंपी जा रही है। आपको बता दें सरकार विद्यालयों में भी प्ले ग्रुप से पढ़ाई शुरू कराने की मांग काफ़ी दिनों से चल रही थी और नई शिक्षा नीति में 3 वर्ष के बच्चों के लिए प्ले ग्रुप संचालित करने की संस्तुति की गई है। शासन ने भी प्री प्राइमरी कोर्स का पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी SCERT को सौंपी थी। जनपद के राज्य हिंदी संस्थान को प्री प्राइमरी की हिंदी पुस्तक बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। तो जो यहाँ से पुस्तक बनी है वो पुस्तक प्रदेश में सभी जगह बच्चों को पढ़ाई जाएगी। उस पुस्तक के माध्यम से संस्थान के निदेशक हैं जो उन्होंने जानकारी दी है कि हिंदी का पाठ्यक्रम बनाकर SCERT को काफ़ी पहले ही भेज दिया गया था। उधर DPO ने बताया है कि जनपद में
3917 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित और इन सभी केंद्रों में प्री प्राइमरी संचालित होंगे और परिषदीय विद्यालयों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस संबंध में अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है और वैसे शासन की मंशा के अनुरूप ही प्री प्राइमरी चलाने के लिए वे तैयारी कर रहे हैं। तो ये बनारस से खबर आ रही थी जो हमने आपको बताई। चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य, यहाँ पर राजनांदगांव से एक खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की जो रूपरेखा है वो तय हो चुकी है और आंगनबाड़ी केंद्र खुलने भी लगे हैं और इसी कारण से बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने से पहले एक सर्वे भी कराया गया था जिसमें स्पष्ट तौर पर माता पिता ज़्यादातर यही कह रहे थे कि वे अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और वे रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन सरकार अपनी मनमर्जी पर उतारू है। खबर बता दें आपको, जिले के आंगनबाड़ी केंद्र खुले लेकिन दिन भर केंद्रों पर आंगन ही खाली रहा। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण ज़्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र खुले लेकिन बच्चे आए नहीं। सबसे खास बात तो यहाँ पर ये रहेगी, केंद्रों के खुलने से पहले आंगनबाड़ी को सैनिटाइज भी नहीं किया गया। वाह, सब ढलने पर चल रहा है। शुरुआत के 2-4 दिन सैनिटाइज कर दिया गया और बाय लूट ली गई। आपको बता दें शहरी क्षेत्र में भी कोरोना कहर बढ़ पा रहा है, जिसके चलते शहरी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो रहे हैं। शहर के पालकों ने कोरोना काल में बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजने से मना कर दिया। पालकों का क्या कहना है कि कोरोना थमने तक हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे और वहीं यही कारण है कि शहर समेत जिले के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र दिन भर खाली ही रह गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों केंद्र खोल दिए भाई, क्यों खोल दिए? जब बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, कोई मतलब का है नहीं, तो फिर केंद्र खोले जाने का मकसद क्या है? और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी नहीं है। पहले तो कह रहे थे कि डेली सैनिटाइजेशन होगा, किस तरीके से व्यवस्था है भाई, किस तरीके से? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब सरकार को भी देना चाहिए। स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसको भी देना चाहिए। आपको बता दें पालकों में आक्रोश दिख रहा है। शहरी नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और इस स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने से पालकों में जमकर आक्रोश भी दिखाई दे रहा है और पालकों ने कोरोना के कारण ही बच्चों को आंगनबाड़ी नहीं भेजा। गंभीर बात यहाँ पर यह है कि कोरोना के डर से गर्भवती महिलाएं भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं आ रही हैं। तो बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है, सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। सहमत है तो ये सुनिए। अगली खबर आपको बताते घोटाले की खबर। सरकार भले ही कहे कि हम भ्रष्टाचार को पूर्णतः रोक लगाने में कामयाब हो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग है अपना भ्रष्टाचार उजागर ही करवा देते हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश के भोपाल से एक खबर हमें प्राप्त हो रही है। पोषण आहार के नाम पर बड़ा घोटाला, कागजों में क्विंटल पर आंगनबाड़ी में पहुंच रहा महज कुछ किलो सत्तू, यानी घोटाला जो है सत्तू का है। अब क्या खबर है पहले तो आपको बता देते। नीमच से एक खबर प्राप्त हो रही, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में सत्तू घोटाले का मामला सामने आया। आपको बता दें अधिकारी केवल कागजों में ही कुंटलों सत्तू का वितरण दिखा रहे हैं, जबकि आंगनबाड़ी में सिर्फ कुछ किलो सत्तू ही पहुंच रहा है। और ये मामला मनासा ब्लॉक का है, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को बांटे जाने वाली पोषण आहार सत्तू के नाम पर मजाक किया जा रहा है। दरअसल मनासा ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले का खुलासा किया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खाने के लिए जो सत्तू वितरित किया जा रहा है उसमें सुपरवाइजर व सीडीपीओ द्वारा बड़ा घपला किया जा रहा है। उनका कहना है कि जांच करने पर पूरे मामले का भंडाफोड़ हो जाएगा। आपको बता दें लॉकडाउन के समय से ही पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। उस वक्त हर कोई जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश कर रहा था और ऐसे समय में ये लोग भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि अप्रैल मई में आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 किलो से लगाकर 20 किलो तक सत्तू दिया गया, जबकि कागजों में कुंटलों का आंकड़ा दर्शा दिया गया। वाकई में कमाल की बात है। ऐसे अधिकारियों को जेल भेजा जाना चाहिए जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। बताया ये भी जा रहा कि कलेक्टर को शिकायत मिलने पर जांच के आदेश दिए गए थे, जिसमें मनासा ब्लॉक की 247 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 84 केंद्रों को नोटिस भी थमाए गए थे। फिलहाल इस मामले की जांच मनासा एसडीएम कर रहे हैं। कलेक्टर का कहना है कि फिलहाल जांच रिपोर्ट नहीं आई। यदि इस पूरे घटनाक्रम में अनियमितता पाई जाती है तो रटाया बयान है, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। खैर इसमें अगर हीला हवाली नहीं हुई, सेटिंग रेटिंग नहीं हुआ तो ये मामला और उजागर होगा। स्पष्ट तौर पर जांच चल रही है और जांच में निश्चित तौर पर जो भी अधिकारी दोषी पाए जाते हैं उनको टर्मिनेट किया जाए और जेल भेजा जाए। कौन कौन सहमत है ये लिखिएगा अगर आप सहमत हैं। अगली खबर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आ रही है। सेवा समाप्ति के निर्णय से आंगनबाड़ियों में आक्रोश है। आपको बता दें सिद्धार्थनगर, गोरखपुर के सिद्धार्थनगर से खबर है। आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की जिला इकाई की बैठक हुई है, जिसमें 62 वर्ष से अधिक आयु जो है 62 वर्ष की जो आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ियों को रिटायरमेंट किया जा रहा है, जिस पर जो संगठन है इसने आक्रोश जताया है और शासन ने अगर निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें बुद्धा पार्क में आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की बैठक हुई, जिस बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 62 साल की आयु पूरी कर चुकी कार्यकर्ता मिनी और सहायिका सेवा समाप्त करने के लिए उनका शासनादेश जारी किया गया है। कार्यकर्ता राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आती हैं और यह फैसला जो है न्याय संगत नहीं है। 62 साल आयु पूरी होने पर सेवा समाप्त करना उनके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात है और लगातार उत्तर प्रदेश में इस फैसले का विरोध हो रहा है। प्रदेश के संरक्षक मकबूल अहमद इन्होंने जानकारी दी है कि सरकार के इस निर्णय के खिलाफ संगठन आर पार की लड़ाई करने को विवश होगा। चेतावनी भी दी है कि अगर समय रहते निर्णय वापस नहीं लिया गया तो सड़कों पर उतरने और साथ ही न्यायालय की शरण लेने में भी हम कसर नहीं छोड़ेंगे। बैठक में कई आंगनबाड़ी कर्मी उपस्थित रहे। तो आंगनबाड़ी कर्मियों की मांग जायज़ है, सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कहीं ना कहीं। आपको बता दें बिहार के मुंगेर से अगली खबर आ रही है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और 17 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है।
अगली जो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से आ रही है। आपको बता दें, एक मार्कशीट पर 2 चचेरी बहन नौकरी कर रही हैं। वाह, कमाल की बात है, एक मार्कशीट पर 2 बहनें नौकरी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही पेचीदा है। आपको बता दें, राठ से ये खबर है उत्तर प्रदेश की। गांव में एक मार्कशीट पर 2 चचेरी बहनों की नौकरी किए जाने का मामला संज्ञान में आया और गांव के युवक ने एडीएम को शिकायती पत्र देकर जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कोतवाली के पडरा गांव निवासी अमरचंद ने शिकायती पत्र के माध्यम से आरोप लगाया है कि गांव की मीना पत्नी डालचंद अपनी चचेरी बहन फूला देवी की फर्जी मार्कशीट लगाकर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर नियुक्त है, जबकि उसकी चचेरी बहन फूला देवी महोबा के बड़ा गांव में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र है। आरोप है कि मीना ने उपस्थिति पंजिका में पहले मीना देवी के नाम से तथा बाद में मीना देवी और फूला देवी के नाम से हस्ताक्षर करती रही हैं। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि दोनों चचेरी बहनें एक मार्कशीट लगाकर कई वर्षों से नौकरी कर रही हैं। युवक ने अधिकारियों से आंगनबाड़ी सहायिका की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। वाकई में कमाल की बात है, एक मार्कशीट पर 2 लोग नौकरी कर रहे हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं, अंतिम खबर है और सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी चेतावनी है। दस्तक अभियान को लेकर सभी अधिकारी सतर्क रहें। आपको बता दें, लखनऊ से खबर है, हर वर्ष पूर्वांचल, जेई और एईएस समेत प्रदेश के अन्य जिलों में होने वाले संचारी रोग नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी किसी प्रकार की हीलावारी करेंगे तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें, 31 अक्टूबर तक यानी कि 1 से 31 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं 1 से 15 अक्टूबर तक दस्तक अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। ये जानकारी निकल कर आई है। मुख्यमंत्री योगी ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे सैनिटाइजेशन से जेई व एईएस तथा संचारी रोगों के नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें, शुद्ध पेयजल और ड्रेनेज की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। आंगनबाड़ी तथा आशा वर्करों की मदद से बच्चों एवं महिलाओं को इन रोगों के संबंध में जागरूक किया जाए तथा उनके पोषण की व्यवस्था हो। सभी विभाग अभी से कार्य योजना बनाकर कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संचारी रोगों के नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें। ये बात कही गई है। आपको बता दें, जेई व एईएस के नियंत्रण पर वर्ष 2016 में जेई व एईएस में 466 बच्चों की मृत्यु हुई थी। वहीं वर्ष इस साल यह संख्या 7 रही है, जो दर्शाती है कि प्रदेश सरकार के संचारी रोगों के प्रति अपनाई गई रणनीति कितनी सफल है। खैर, ये अभियान शुरू किया जाएगा और इस अभियान का प्रमुख मकसद है कि जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर में कमी हो और किसी प्रकार से बच्चों की कुपोषण से मृत्यु तो बिल्कुल हो ही ना। और इसको लेकर जिला स्तरीय अस्पताल भी बनाए गए हैं, ताकि अगर बच्चों में कुपोषण पाया जाता है तो उनको वहाँ पर भर्ती कराया जाए, ताकि उनका कुपोषण दूर करने में प्रयासशील जो डॉक्टर लगे हुए हैं, उनको सुविधाएं आंगनबाड़ी कर्मी लगे हुए मिल सके और उनका कुपोषण दूर हो सके। इसी कारण से वजन दिवस जैसे कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं। वजन लिया जाता है और जो वजन में कम होते हैं उनको कुपोषित अति कुपोषित श्रेणी में रखा जाता है। फिर उनका उपचार किया जाता है, उनको मिनरल्स, कैल्शियम आदि जो खाना पीना होता है वो खिलाया जाता है ताकि वो दुरुस्त हो जाएँ। और उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में ये अभियान चल रहा है। खैर, ये तो हमारी अंतिम खबर थी, लास्ट खबर थी। और ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जल्दी अच्छी खबरें रोजाना मिलती रहे। आपको बता दें, jmhnews.in पर भी जाकर आप बहुत सारी खबरें पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट न्यूज़ आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।